नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है प्रशिक्षण विधियां, ट्रेनिंग मेथड। जो भी हम स्पोर्ट्स करते हैं, खेल खेलते हैं, उसके दौरान विभिन्न जो ट्रेनिंग मेथड हम प्रयोग में करते हैं। जैसे कि शक्ति बढ़ाने के लिए हम कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं, स्ट्रेंथ हमें इंक्रीज करनी है, सहनशीलता जैसे कि इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रशिक्षण विधियां प्रयोग में करते हैं। तो उनके बारे में आज पढ़ेंगे भी कौन सी प्रशिक्षण विधि किसके लिए प्रयोग करते हैं और वो किसने दी और किस समय वो दी। तो सबसे पहले हम लेते हैं भी निरंतर प्रशिक्षण विधि। क्या है निरंतर प्रशिक्षण विधि? निरंतर प्रशिक्षण विधि जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। तो ये जो दी है किसने? ये डॉक्टर वी अकेन ने दी है। क्या है? डॉक्टर वी अकेन ने दी है। सॉरी, डॉक्टर वी अकेन ने ये प्रशिक्षण विधि दी है। तो इसके अंदर क्या होता है? निरंतर प्रशिक्षण विधि। इसमें जो भी हम व्यायाम करते हैं, लगातार करते हैं। क्या करते हैं? लगातार व्यायाम को करते रहते हैं। जैसे कि जो है इसको हम क्रॉस कंट्री दौड़ पे आधारित ये विधि होती है। जैसे कि क्रॉस कंट्री दौड़ में क्या 20 किलोमीटर लगातार इसमें दौड़ते। कोई भी व्यायाम हम करते हैं बिना रुके लगातार इसमें करते रहते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि दौड़ रहे हैं या कोई पुशअप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है? क्रॉस कंट्री दौड़ पे ये आधारित विधि है। तो इसमें जो हम जब लगातार हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो उसमें हमारी हृदय धड़कन जो होती है, हृदय धड़कन दर कितनी होती है? 140 से ये 160 तक ये हमारी हृदय धड़कन हो जाती है। तो इसमें जो भी व्यायाम हम करते हैं तो क्या है कि लगातार बिना रुके व्यायाम इसके अंदर हम करते हैं। तो जो है क्या बढ़ाने के लिए? ये क्या है? सहनशीलता बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। सहनशीलता बढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या है? सहनशीलता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। दूसरा मेथड जो हमारा है वो है अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। क्या है? अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो ये किसने दी थी? ये फिनलैंड के क्या थे? किसने दी? फिनलैंड के एथलेटिक कोच, फिनलैंड के फिनलैंड के एथलेटिक्स कोच बिकिला। क्या है? बिकिला। फिनलैंड के एथलेटिक्स कोच बिकिला ने 1920 के अंदर दी थी। जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है यह फिनलैंड का एक एथलेटिक्स का कोच था जिन्होंने 1920 में यह अंतराल प्रशिक्षण विधि दी। तो ये किस पे आधारित है? आधारित किस पे है? ये प्रयास पुनः शक्ति। आधारित किस पे है? ये आधारित प्रयास पुनः शक्ति प्राप्ति, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास। इस प्रकार इसका क्रम चलता है। प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास। इसमें क्या किया जाता है अंतराल प्रशिक्षण विधि के अंदर कि हम कोई भी काम करते हैं पहले उसको करते हैं। क्या है? कर लिया, फिर उसके अंदर हम रेस्ट देते हैं। रिकवरी समय जो हमने ऊर्जा खर्च जो होगी तो उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए हम क्या है? रेस्ट करते हैं। या हमें उसको धीरे धीरे कुछ कदम हम धीरे धीरे चल के वो दोबारा से क्या हमारे अंदर एनर्जी दोबारा से रिकवर हो जाती है। उसके लिए हम दोबारा से फिर वो क्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि किस पे आधारित है? प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास।
जैसे प्रयास करते हैं कोई भी, मान लो कि हम 100 मीटर दौड़ते हैं, 100 मीटर को पूरी तेजी से दौड़ेंगे, फिर हम क्या है कुछ समय के लिए रिकवरी करने के लिए, ऊर्जा की रिकवरी करने के लिए हम धीरे धीरे कदमों से चलते हैं, फिर तेज स्पीड से हम उसको दौड़ते हैं। तो क्या है प्रयास पुनः शक्ति प्राप्ति का जो इसमें हम प्रयोग करते हैं। तो इसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? गति और सहनशीलता, गति और सहनशीलता के लिए इसको प्रयोग करते हैं। गति और सहनशीलता, सहनशीलता बढ़ाती है। जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है इसके द्वारा हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं और सहनशीलता को इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका एक नाम और दिया गया है, तो वो अंतराल प्रशिक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है? टेरेस ट्रेनिंग। क्या है? टेरेस ट्रेनिंग। टेरेस ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। टेरेस ट्रेनिंग, टेरेस ट्रेनिंग, ट्रेस ट्रेनिंग। तो अंतराल प्रशिक्षण विधि को ट्रेस ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। और फिनलैंड के एथलेटिक कोच बिकला ने ये विधि दी थी। और क्या है किस पे दाती है? प्रयास पुनः शक्ति प्राप्ति और फिर प्रयास, गति और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगली विधि देखते हैं। भार प्रशिक्षण। तीसरी जो विधि है भार प्रशिक्षण। भार प्रशिक्षण को हम क्या है इंग्लिश की बात करें तो वेट ट्रेनिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका जो भार प्रशिक्षण है, भार प्रशिक्षण 1812 ईस्वी में क्या है 1812 ईस्वी में कैड्रिक बान द्वारा दी गई। कैड्रिक बान द्वारा दी गई, जो क्या थे जर्मन के जिम्नास्ट थे। क्या थे? जर्मन के जिम्नास्ट द्वारा, जर्मन के जिम्नास्ट थे। जो भार प्रशिक्षण विधि है तो इसमें क्या है किसने दी? कैड्रिक बान ने, जर्मन के जिम्नास्ट। इसके किसके लिए प्रयोग किया है? ये हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्या है? मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति व साइज बढ़ाने के लिए भार प्रशिक्षण विधि किसने दी? 1812 में कैड्रिक बान द्वारा दी गई, जो जर्मन का जिम्नास्ट था। और मांसपेशियों की शक्ति और साइज बढ़ाने के लिए इसको हम क्या है एक देसी भाषा में यानी कि पावर लिफ्टिंग भी बोल देते हैं। वेट ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग, और जो हम बोलते हैं ज़्यादातर यूज करते हैं भी जिम ज्वाइन कर लिया। अभी जिम में जो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं एक प्रॉपर रूप से हम भार का प्रशिक्षण करते हैं। तो उस दौरान क्या है हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और साइज बढ़ता है। तो जब हम क्या है तो इसको किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए? तो 12 साल की उम्र से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। 12 साल की उम्र में भार प्रशिक्षण हम ले सकते हैं। और इसमें कुछ बात ध्यान रखने योग्य होती है भाई। भार प्रशिक्षण जब हम करते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इसके, यानी कि सिद्धांत होते हैं कुछ सिद्धांत क्या क्या है इसके? देखो, एक तो ये हमें छोटी उम्र में नहीं करना चाहिए, यानी कि 12 साल के बाद इसको हमें शुरू करना चाहिए। दूसरा, इसको सप्ताह में 4 से 5 दिन ही हम इसको कर सकते हैं। 4 से 5 दिन कर सकते हैं। और दूसरी जो इसमें बात है वो क्या है, इसमें हमारी श्वास क्रिया सामान्य रहनी चाहिए। श्वास क्रिया सामान्य रहती है। भार प्रशिक्षण में जो सांस हम ले वहां तो सामान्य रूप से रहनी चाहिए। इसको हम ज्यादा तेजी से भी नहीं कर सकते। और इसमें क्या है कि जब हमने सहनशीलता को बढ़ाना है, क्या है
सहनशीलता इसमें बढ़ा सकते हैं और शक्ति, सहनशीलता को भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, सहनशीलता। अगर सहनशीलता को बढ़ाना है तो क्या करना है हमने, जो दोहराव है, दोहराव यानी कि रेपिटेशन, जो भी हम जैसे कि बेंच प्रेस करते हैं, तो बेंच प्रेस करने में क्या है कि जो वेट है, वेट तो हम वही रखेंगे और उसका रेपिटेशन बढ़ा देंगे। जैसे कि हमने 50 kg वेट है, 50 kg वेट डालकर हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो रेपिटेशन है, रेपिटेशन की संख्या हम उसमें बढ़ा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी सहनशीलता बढ़ेगी। अगर हमने शक्ति बढ़ानी है तो रेपिटेशन की संख्या हम घटाएंगे और भार को हम, रेपिटेशन की संख्या हम कम कर देंगे और भार को हम बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार इन बातों को हमें क्या है, वेट ट्रेनिंग के दौरान ध्यान रखना होता है। अगली जो हमारी है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का अर्थ क्या है, ये किसने दी, तो फार्टलेग प्रशिक्षण विधि जो है एक स्वीडिश भाषा का शब्द है। क्या है, फार्टलेग एक है स्वीडिश भाषा का शब्द है, स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है गति से खेलना, जिसका अर्थ है गति से खेलना, गति से खेलना। स्वीडिश फार्टलेग है जो स्वीडिश है, स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गति से खेलना। और इसको फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का दूसरा जो नाम है, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका स्पीड प्ले, स्पीड प्ले, स्पीड प्ले इसका दूसरा नाम। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है, स्पीड प्ले। तो ये दी किसने थी, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि 1930 में, क्या है 1930 में दी गई, किसके द्वारा, ये दी गई स्वीडन के गोस्ट होल्मर द्वारा, स्वीडन के गोस्ट होल्मर द्वारा ये विधि दी गई। फार्टलेग में क्या है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि ये पहाड़ों के पे की जाती है। इसके अंदर थोड़ा मैं बता देता हूं क्या होता है। अभी पहाड़ों पर ये की जाती है और ये क्या है, एक क्रॉस कंट्री दौड़ पे आधारित होती है। किस पे है, किस पे आधारित है, क्रॉस कंट्री दौड़ पे, क्रॉस कंट्री दौड़ पे आधारित है। पहाड़ों पर की जाती है और इसमें क्या है, दौड़ के साथ साथ विभिन्न व्यायाम इसमें शामिल किए जाते हैं। विभिन्न व्यायाम जैसे कि हम दौड़ते दौड़ते जमीन से कोई वस्तु उठाना है, जंप कर देना है, पुशअप्स कर देना है, ब्रॉड जंप कर देना है, विभिन्न व्यायामों को इसमें हम शामिल करते हैं। किसमें, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि के दौरान। तो ये विधि क्या थी, किसने दी, गोस्ट होल्मर द्वारा 1930, जो स्वीडन का एक व्यक्ति था उसके द्वारा। तो ये पहाड़ों पर ज्यादा की जाती है, जैसे कि वृक्षों पर चढ़ना। तो इस प्रकार के व्यायाम इसमें फार्टलेग प्रशिक्षण विधि में हम शामिल करते हैं। अगली विधि है, तो ये किसके लिए की जाती है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि है सहनशीलता और शक्ति को बढ़ाने के लिए। सहनशीलता व शक्ति इसके अंदर हम बढ़ाते हैं, बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है, सहनशीलता व शक्ति को बढ़ाना, फार्टलेग प्रशिक्षण। अगली जो विधि है हमारी वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, काफी एग्जाम में इससे प्रश्न आता है अभी, परिधि प्रशिक्षण, सर्किट ट्रेनिंग। क्या है, सर्किट ट्रेनिंग, परिधि प्रशिक्षण, परिधि प्रशिक्षण।
परिधि प्रशिक्षण, जिसको हम क्या है सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये विधि, इसमें क्या है, इसमें ऐसे एक सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं ऐसे सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं, और सर्कल के अंदर जैसे कि यहाँ खिलाड़ी खड़े हो गए और यहाँ पर एक ट्रेनर हो जाता है जो ये व्यायाम बताता है। इसमें व्यायाम निश्चित कर लिए जाते हैं पहले से ही, यानी कि 10 से 15 व्यायाम इसमें हम निश्चित कर लेते हैं। क्या है, 10 से 15 व्यायाम निश्चित कर लिए। तो यहाँ ये ट्रेनर प्रत्येक खिलाड़ी को व्यायाम निश्चित कर देगा और उसके दौरान फिर व्यायामों को क्या है चेंज करता रहेगा। तो इसके दौरान क्या है, जो व्यायाम है तो क्या है 10 से 15 व्यायाम निश्चित कर लिए। और स्टेशन इसमें क्या है, इसमें स्टेशन भी निश्चित किया जाते हैं। तो इसमें 8 से 12 स्टेशन इसमें होते हैं। स्टेशन 8 से 12, व्यायाम 10 से 15 निश्चित कर लेते हैं। तो इसमें एक सर्कल के अंदर खड़ा होगा, बीच में एक जो ट्रेनर है या नेता कोई भी या खिलाड़ी से उसके अंदर खड़ा कर देते हैं। तो क्या है वो इसके अंदर व्यायाम करवाते हैं। तो ये विधि किसके लिए हो जाती है, ये शक्ति व सहनशीलता बढ़ाने के लिए प्रयोग में ला जाती है। शक्ति व सहनशीलता बढ़ाने के लिए प्रयोग में। तो ये परिधि प्रशिक्षण विधि किसने दी, ये 1957 ईस्वी में, क्या 1957 ईस्वी में मॉर्गन व एडमसन द्वारा दी गई। मॉर्गन व एडमसन द्वारा दी गई भाई। मॉर्गन व एडमसन द्वारा ये विधि दी गई। और 1978 में स्कोलिक द्वारा इसमें कुछ व्यायाम शामिल किए। तो 1978 इसमें एक महान वैज्ञानिक था, यानी कि खेल विशेषज्ञ, तो स्कोलिक 19 स्कोलिक द्वारा इसमें कुछ नए व्यायाम शामिल किए गए, कुछ नए व्यायाम शामिल किए गए, शामिल